Well, so we are starting off with electrostatics, and we have discussed what is a charge. Charge is something like a mass, fundamental property of matter, and it determines the electrical inertia of the body. And what else? कहाँ पर मिलते हैं चार्ज? एटम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में. इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज. एंड द वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी कैसे चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन. फ्रिक्शन वो बचपन का चीज है जो हम लोग टंगी से करते थे या स्केल से करते थे. सो व्हेन यू रब टू ऑब्जेक्ट्स, एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट may have a higher electron holding capacity, वो दूसरा ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले लेता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन टेक्निक. जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और जो छोड़ता है वो as simple as that. जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं ये फ्रिक्शन वाला वेव्स? इंसुलेटर्स के लिए, लाइक प्लास्टिक, फार, रबर, ये सब चीज के लिए. ठीक है, लेकिन कोई हम लोग करते हैं फ्रिक्शन जो है तो वो ज्यादा टाइम के लिए सर वो चार्ज मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज ना ज्यादा टाइम के लिए चार्ज नहीं रह सकता है. इसीलिए एवरीडे लाइफ में हम लोग को चार्ज ऑब्जेक्ट दिखने को नहीं मिलता है. चार्ज सब लॉस बिकॉज चार्ज, देखो जैसे हम लोग ऑलवेज एक लो एनर्जी लेवल में रहने का कोशिश, तो चार्जेस भी लो एनर्जी लेवल में रहने का कोशिश करते हैं. जैसे एक जगह में चार्ज एक्टिवेशन हो जाता है ना, उसका एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, तो वो लो एनर्जी में जाने की कोशिश करता है. तो दूसरा जो अनचार्ज बॉडीज है उसमें पास ओवर कर जाने का कोशिश करता है. दैट इज व्हाई इट यूजेस चार्ज. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग इज कंडक्शन. कंडक्शन जो अभी हम लोग बोले कि एक बॉडी चार्ज है, दूसरा अनचार्ज बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में फ्लो करके चला जाएगा. सो दैट इज कंडक्शन. सो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों ही हम लोग किसके लिए करते हैं? कंडक्टर्स के. ठीक है, ये इंसुलेटर के लिए और ये both the rest is for conductors. मास वेरिएंट है, मतलब मास जो है ना कोई भी बॉडी के ऊपर वो m0 by root over of 1 minus v square by c square के फॉर्म में वैरी करता है. मतलब इन जनरल मास कांस्टेंट है. एवरीडे लाइफ में हम लोग मास कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से मूव करता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी उसका मास चेंज होता रहता है. m0 है मास एट रेस्ट, मतलब जब बॉडी रेस्ट में होता है क्या थोड़ा बहुत मोशन कर रहा होता है तब उसको हम लोग मास m0 कहते हैं. और जितना उसका स्पीड बढ़ते जाता है उतना क्या होता है? v जो है वो बढ़ते जाता है. एंड यू नो व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट. तो स्पीड ऑफ लाइट का जितना नजदीक वो पहुंचता जाएगा उसका वेलोसिटी, उसका मास उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा. इट गो ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. एंड इफ इट रीचेस एक्यूरेट स्पीड ऑफ लाइट द मास बिकम्स अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइटली बड़ा हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज हाउ मास कैन चेंज विद द मोशन ऑफ अ बॉडी. बट फॉर चार्जेस इट डज नॉट चेंज विद द स्पीड. चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं करता. चार्ज को डिनोट करने के लिए हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं. इसे वी रिप्रेजेंट विद q. ऑलराइट. अब ये चार्ज है, ये मास है. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज वो क्या होता है? इट इज चार्ज बाय मास. तो इसमें तो मास घुस गया ना, तो मास तो वेरिएंट है, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट नहीं है. वो वैरी कर सकता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज वैरी नहीं करता. ठीक है. दिस वन पॉइंट. नेक्स्ट सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में. नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. हम लोग देखेंगे किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो कैसे करना पड़ेगा उसे? কি আনব্যালেন্স করেছে, মানে কি করে সেটা কি আনব্যালেন্স করে? ইলেকট্রনস, রাইট? या तो इलेक्ट्रॉन्स लेके या तो इलेक्ट्रॉन्स, माने in general the bodies are neutral, right? So if you want to charge a body, either you need to take up electron from it or give electrons to it. ঠিক আছে? যদি ইলেকট্রন নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বডিটা কি চার্জ হবে? হ্যাঁ, আর যদি ইলেকট্রন দেওয়া হয় নেগেটিভ হবে, তাই তো? সো
this charge, since the total charge on the body is basically dependent upon the number of electrons you are taking up or the number of electrons you are giving. That's why we bring a concept called quantization of charge. Quantization of charge, which says that charge on any object, if you divide by Q, is equal to plus minus n into E, where Q is the total charge, n is the number of electrons, and E is charge on one electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? Right. That is the charge on one electron. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -90. अब मान लो हम लोग 10 ठो इलेक्ट्रॉन ले लिए किसी से, तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा? n के जगह में हम लोग 10 बस समझना है। सो जब भी तुम देखोगे कि तुमको चार्ज निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है, तो n into e कर दो, चार्ज मिल जाएगा। और अगर कहीं पर चार्ज मालूम है और तुमको पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन का इंबैलेंस हुआ है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग लिए हैं या कितना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर दे दिए हैं, तब हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, q और e का वैल्यू निकालेंगे। समझ में? राइट, प्लस हाँ राइट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है ना, इसलिए -1.6 into 10 to the power -19 कर दिया, और कुछ नहीं, इट्स जस्ट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, टाइप ऑफ द चार्ज। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अच्छा दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। कोई अगर बोलता है कि मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन लेना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, वो पॉसिबल नहीं, या दो या 3। जैसे अगर तुम दुकान में जाओगे और एक बोलेगा एक पेन खरीदना है मुझे, और वो दुकानदार बोलेगा 12.5 रुपए है, वो बोलेगा 13 रुपए दे दो। तो इसीलिए टू क्लियर आउट द कंफ्यूजन हम लोग ज्यादातर चीज अभी होल नंबर में खरीदते हैं या बिकते हैं, राइट? सो द सेम थिंग इज ओवर हियर, you whatever charge you give or take, you give it in the form of integer number of electrons, and that's why n is always an integer, it can never be a fraction, that's why fraction नहीं हो सकता, वो always integer होना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए quantization, we are saying we are breaking it in quantums and each quantum is electron, इसको quantization इसलिए होता है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, चार्जेस, क्या हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, नया चार्ज प्रोड्यूस किया? नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द नेक्स्ट वन। सो व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है? जो हम लोग सारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल में पढ़ के आए हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। राइट दिस डाउन। Conservation of charge says states that charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another. But can be transferred from one body to another. और जो पूछे ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, वो हम थोड़ी देर बाद बता रहे हैं, ठीक है? अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, जस्ट फॉर मेंशनिंग पर्पस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है, जहां पर मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Isolated system. For any isolated system, charge does not change. माने उसके ऊपर टोटल नेट चार्ज जो है वही रहेगा, वो घट भी नहीं सकता है, बढ़ भी नहीं सकता है। अगर हम लोग उसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे या दे देंगे तभी चार्जेस चेंज होंगे, ठीक है? So write this down. For any isolated system, the charge remains conserved or constant. Remains conserved or constant. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, क्या बताया
कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कंजर्व कांस्टेंट ये सब क्या चल क्या रहा है मजा तो क्या बोले हम फिजिक्स कैसे सीखते हैं राइट सो लेट्स सॉल्व दिस तब समझ में आएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 देखो असाइनमेंट में पीछे क्वेश्चन नंबर 2 एक बार निकालो पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 सबके पास असाइनमेंट है क्या सबको मिला है इज देयर एनीवन जिसको असाइनमेंट नहीं मिला सब लोगों को असाइनमेंट मिला है अरे वाह ऐसे परफेक्ट नंबर कैसे हो गया ये मेरे पास तो सही है ठीक है एनीहाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है a body has a net charge of how much how many excess electrons are तो कैसे करेंगे इससे क्या डिवाइड करेंगे मतलब कौन सा कांसेप्ट यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए मतलब कौन सा कांसेप्ट यूज करेंगे राइट q इक्वल टू any1 सो क्वेश्चन ये है कि q इक्वल टू any में q क्या है और p क्या है क्योंकि n जो है वो हम लोग को निकालना है तो q कौन सा लेंगे हम कौन सा इंफॉर्मेशन को q लेंगे द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इसको हम लोग q लेंगे ठीक है तो नेट चार्ज की जगह में कितना डाल रहे हैं -1 × 10 to the power -10 ठीक है n निकालना है हम लोगों को और e का वैल्यू कितना है -1.6 into 10 to the power -7 so n का वैल्यू क्या हो जाएगा -1.6 sorry 1 into 10 to the power -10 divided by 1.6 into 10 to the power -1 right ब्रैकेट में आंसर हाँ ब्रैकेट में आंसर हाँ राइट ब्रैकेट में आंसर सो हम लोग इसको सॉल्व करके वहां से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ठीक है तो सॉल्व कैसे करेंगे मालूम है इंडिसेस ये ऊपर जाएगा 20 to the plus 19 हो जाएगा तो ये 10 minus plus 19 will be plus 9 so it is 10 to the power 9 by 1.6 इसमें से 10 निकाल लेते हैं कैलकुलेशन के लिए अरे वाह थैंक यू so 100 by 16 into 10 to the power 8 which is 6.25 into 10 to the power 8 so number of electrons is 6.25 into 10 to the power 8 बनाइए नहीं बनाने से नहीं होगा जल्दी से quickly so next question is question number 1 I know that I'm going back but according to the topics I did quantization of energy पहले charge पहले किए थे फिर conservation of charge बाद में किए थे इसलिए question number 1 क्या बता रहा है देखो एक बार बोल रहे हैं कि two identical conducting spheres one has an initial charge of plus q and the other has a initially uncharged are brought into contact मतलब ये एक बॉडी है ये एक बॉडी है एक पहले से प्लस q चार्ज था और इस पे कोई चार्ज दोनों को कांटेक्ट में लाए क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर क्या होगा ये जो स्फीयर है ये कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है चार्ज फ्लो करके चला जाएगा तो ये प्लस क्यू पूरा इसमें आ जाएगा क्या द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी पूरा चार्ज दूसरा बॉडी को दे दे ऐसा नहीं होगा ठीक है कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा साइज के हिसाब से अगर बॉडी का साइज अलग अलग होता है तो जिसका साइज बड़ा है वो ज्यादा चार्ज लेता है और जिसका साइज छोटा है वो लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल है तो कितना कितना चार्ज आएंगे आप चार्ज का शेयर करेंगे राइट q/2 q/2 लेकिन टोटल चार्ज कितना रहा वो चेंज हुआ क्या तो दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज कि टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा लेकिन चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जा सकता है क्लियर सो आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी ऑन each sphere will be कितना q1 right charge on each sphere will be q1 clear
सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सेकंड पार्ट से? सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि when these are in contact, एक another charged rod हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, ठीक है? और इसमें क्या चार्ज है? कुछ बोला हुआ है क्या? माइनस नहीं, इसके सामने वाला जो स्फीयर है उसमें माइनस की चार्ज है। तो वन पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो बोल रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके पास लेके आने से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है दोनों स्फीयर में, so that the sphere on the closest to the rod has minus q charge। मतलब ये जो स्फीयर है इसमें कितना चार्ज आ रहा है? माइनस q चार्ज, ठीक है? अब बोल रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन द अदर स्फीयर, मतलब इसमें कितना चार्ज है वो हम लोग को पता नहीं है। q बोल रहे हैं इसमें कितना चार्ज होगा वो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? दोनों प्लस, देखो ये कांटेक्ट में आया क्या इसके साथ? कांटेक्ट में नहीं आया मतलब ये तो आइसोलेटेड ही है, तो आइसोलेटेड है मतलब इनिशियल जितना चार्ज था फाइनल भी इंडिविजुअल में जो भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल में सेम रहेगा, इनिशियली जैसे था उतना ही रहेगा। तो अभी इसमें कितना चार्ज है? माइनस क्यू, और इसमें कितना चार्ज है? द टोटल शुड बी हाउ मच? पहले टोटल चार्ज कितना था? दोनों को मिला के प्लस क्यू था, दैट विल बी प्लस। बस सॉल्व करो स्मॉल निकालो, राइट? माइनस क्यू इधर आएगा तो प्लस टू क्यू हो जाएगा, सो ऑब्वियसली ये स्मॉल क्यू के ऊपर मतलब सेकंड वाला बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, clear? Is it clear how to work with them? Okay, try the next two sums at home and we'll discuss the next topic.